नमस्कार दोस्तों, आज के इस गहन विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो भारतीय संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जो हम सबके जीवन से सीधा जुड़ा है। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उसके नीचे काम करने वाले अधीनस्थ न्यायालय। सही कहा। अक्सर जब हम अदालत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में फिल्मों वाले कोर्ट रूम आ जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है आज हम ये समझेंगे। और इसे समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्रोत है, वैगले एकेडमी के डिजिटल नोट्स। हाँ, वैगले एकेडमी, मतलब उनके जो नोट्स होते हैं वो एकदम टू द पॉइंट और टॉपर स्टाइल में होते हैं। जो लोग यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एकदम खजाना है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन नोट्स में लिखे अनुच्छेदों को रटना नहीं है, बल्कि हम ये डिकोड करेंगे कि ये अदालतें बनी कैसे, इनमें बैठता कौन है और ये हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे करती हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। मतलब वर्तमान की बात करने से पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। वेगले एकेडमी के नोट्स हमें सीधा 1861 के साल में ले जाते हैं। हाँ, 1861। ये वही साल था जब महारानी के लेटर पेटेंट्स के द्वारा भारत में उच्च न्यायालयों का आधार तैयार किया गया था। अच्छा, तो मतलब ये ब्रिटिश काल की देन है? जी बिल्कुल। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी व्यवस्था चाहिए। हाँ। तो इसके ठीक एक साल बाद 1862 में भारत के पहले 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए। और वो 3 हाईकोर्ट बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में थे, है ना? एकदम सही। क्योंकि ये उस वक्त अंग्रेजों के सबसे बड़े व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। वो कैसे? मतलब जो व्यवस्था अंग्रेजों ने 1861 में अपना शासन मजबूत करने के लिए बनाई थी, आज वही व्यवस्था हमारे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रही है। जब हमारा संविधान बना तो हमने इस ढांचे को खत्म क्यों नहीं किया? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही व्यावहारिकता से काम लिया। अगर हम पूरी कानूनी व्यवस्था को रातों रात खत्म करके शून्य से शुरू करते तो एक भयंकर अराजकता फैल सकती थी। हाँ, मतलब मुकदमों का क्या होता है जो पहले से चल रहे थे? बिल्कुल। इसलिए उन्होंने अदालत का ढांचा तो वही रखा, लेकिन उसकी आत्मा बदल दी। जो अदालतें पहले ब्रिटिश सत्ता की रक्षा करती थीं, वे अब सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षक बन गईं। ये सच में एक शानदार बदलाव था। हाँ। और आज इसी सफर का नतीजा है कि 1862 के उन 3 हाईकोर्ट से बढ़कर आज हमारे देश में कुल 25 हाईकोर्ट हो गए। जी हाँ, 25 हाईकोर्ट। और हमारे नोट्स इस पूरे विस्तार को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं। इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का जिक्र है, अनुच्छेद 214 और 231। मैं ये नोट्स देख रहा था। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हम अनुच्छेद 214 और 231 की तुलना एक पर्सनल डॉक्टर और फैमिली डॉक्टर से कर सकते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही दिलचस्प है। थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा। मतलब ये उस राज्य का अपना पर्सनल डॉक्टर हो गया जो सिर्फ उसी राज्य की समस्याएं देखेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अनुच्छेद 231 संसद को ये शक्ति देता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त हाईकोर्ट बना सकती है। यानी ये हो गया फैमिली डॉक्टर, जो पूरे परिवार का इलाज एक ही जगह कर देगा। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है और इसके पीछे व्यावहारिक कारण भी हैं। हर राज्य का आकार और मुकदमों का भार अलग होता है। छोटे राज्यों के लिए अलग से पूरा हाईकोर्ट का भारी भरकम ढांचा खड़ा करना समझदारी नहीं होती। हाँ, जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट है या फिर पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है। बिल्कुल सही। और भविष्य की जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। नोट्स में अनुच्छेद 216 का जिक्र है जो नए हाईकोर्ट के गठन की बात करता है। हाँ, जैसे 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में नया हाईकोर्ट बना और उससे पहले 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में बने थे। और एक तरफ ये नए और छोटे हाईकोर्ट हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जो आकार और मुकदमों के भार के मामले में पूरे देश में सबसे बड़ा है। ये तो हुई अदालतों के भूगोल की बात। अब उस कुर्सी पर आते हैं। मतलब इन बड़ी कुर्सियों पर बैठता कौन है और उन्हें चुनता कौन है?
ये न्यायपालिका का सबसे अहम हिस्सा है। अनुच्छेद 217 कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक मिनट, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। तकनीकी रूप से नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन असल गणित तो इस कोलेजियम प्रणाली में छिपा है ना। एकदम सही पकड़ा आपने। राष्ट्रपति यह फैसला अकेले नहीं लेते, इसके पीछे कोलेजियम प्रणाली काम करती है और वैगले एकेडमी के नोट्स इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं। तो इस कोलेजियम में होता कौन कौन है? इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI शामिल होते हैं। साथ ही उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भी इसमें हिस्सा लेते हैं। बाप रे, इतने सारे लोग! क्या इससे प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं हो जाती? लंबी जरूर होती है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर सिर्फ सरकार अकेले जजों को चुनने लगे तो क्या होगा? फिर तो जज सरकार के पक्ष में ही फैसले सुनाने लगेंगे। बिल्कुल, और अगर सिर्फ जज ही नए जजों को चुने तो ये एक बंद कमरे का खेल बन जाएगा। इसलिए इस प्रणाली में कानूनी विशेषज्ञता और संवैधानिक संतुलन दोनों का ध्यान रखा गया है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब कार्यकाल की बात करते हैं। नोट्स में अनुच्छेद 221 का जिक्र है। इसमें लिखा है 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ये जो भी पहले हो वाले नियम का असल मतलब क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 50 साल की उम्र में जज बनाया जाता है, तो वो अधिकतम 6 साल काम करेगा, यानी 56 साल की उम्र में उसे रिटायर होना पड़ेगा। क्योंकि उसका 6 साल का कार्यकाल पहले पूरा हो गया। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी को 58 साल की उम्र में जज बनाया गया, तो वो 6 साल का इंतजार नहीं कर सकता। 62 साल की उम्र आते ही उसे पद छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ आयु सीमा पहले आ गई। उसने सिर्फ 4 साल ही काम किया। ओहो, मतलब ये दोनों तरफ से एक सख्त लक्ष्मण रेखा खींच देता है। कोई भी व्यक्ति कुर्सी पर अनिश्चित काल के लिए जमा नहीं रह सकता। व्यवस्था में ठहराव नहीं आता। चलिए, ये तो बहुत साफ हो गया। अब अदालत की शक्तियों पर आते हैं। नोट्स में एक बहुत दिलचस्प शब्द है, अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, ये हाईकोर्ट की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं इसे ऐसे सोच रहा था कि ये किसी वीडियो गेम के सेव्ड फाइल जैसा है। मतलब आपने एक लेवल पार कर लिया, गेम सेव कर दिया, तो अगली बार आपको 0 से शुरू नहीं करना पड़ता। हाईकोर्ट का हर फैसला पत्थर की लकीर या मास्टर लेजर बन जाता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब है कि हाईकोर्ट के फैसले सिर्फ फाइलों में बंद नहीं रहते, वे एक नज़ीर बन जाते हैं। राज्य की सभी निचली अदालतों को उन फैसलों का पालन करना ही होता है। तो मतलब वकील सीधे कह सकता है कि जज साहब, हाईकोर्ट ने उस पुराने मामले में ये कहा था, तो इस मामले में भी वही नियम लागू होगा। बिल्कुल। इससे न्याय में एकरूपता बनी रहती है। और इसके अलावा अनुच्छेद 225 में हाईकोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार की बात है। और सबसे जरूरी, अनुच्छेद 227। हाँ, अनुच्छेद 227, जहां हाईकोर्ट सभी अधीनस्थ न्यायालयों का बॉस बन जाता है। जी हाँ, हाईकोर्ट केवल अपील सुनने की जगह नहीं है। वो राज्य की हर जिला अदालत, हर मैजिस्ट्रेट कोर्ट का सुपरवाइजर है। वो निगरानी रखता है कि निचली अदालतें अपनी कानूनी सीमा में रहकर काम करें। ये भी जरूरी है ताकि व्यवस्था पटरी से ही ना उतरे। चलिए, अब यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम उस शक्ति पर आ रहे हैं जो सीधे तौर पर आम इंसान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, यानी रिट जारी करने की शक्ति। हाँ, रिट अधिकारिता। ये संविधान का एक बहुत ही उम्दा हिस्सा है। नोट्स में अनुच्छेद 226 जो हाईकोर्ट के लिए है और अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, उनके बीच का अंतर बताया गया है। और मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि पदानुक्रम में नीचे होने के बावजूद हाईकोर्ट का रिट जारी करने का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है। हाँ, ये बात अक्सर लोगों को चौंका देती है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। पर ऐसा उल्टा डिजाइन क्यों बनाया गया? देश की सबसे बड़ी अदालत की शक्ति इस मामले में सीमित क्यों है? इसके पीछे बहुत गहरी दूरदर्शिता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की सर्वोच्च अदालत है। अगर वो हर तरह के कानूनी अधिकारों के मामले सीधे सुनने लगे तो वहां मुकदमों की ऐसी बाढ़ आ जाएगी कि पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। हाँ, बात तो सही है। इसलिए इस व्यवस्था को विकेंद्रीकृत किया गया।
एक आम इंसान के लिए अपना हाई कोर्ट भौगोलिक रूप से ज्यादा करीब होता है, तो संपत्ति के अधिकार जैसे मामलों के लिए वो हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन अगर मामला जिंदगी या आजादी का है, यानी मौलिक अधिकारों का है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर शक्ति की प्रकृति का अंतर भी समझना जरूरी है। हाई कोर्ट के लिए रिट जारी करना एक विवेकाधीन शक्ति है, यानी वो चाहे तो रिट जारी करने से मना भी कर सकता है और कह सकता है कि आप पहले निचली अदालत में जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है ना? एकदम सही। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाना खुद एक मौलिक अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, वो बाध्य है। मतलब ये सब एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। अच्छा, नोट्स में 5 प्रकार की रिट के नाम दिए हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। ये भारी भरकम लैटिन शब्द काम कैसे करते हैं? असल में ये न्यायपालिका के अचूक हथियार हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस को हिलें। इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। मतलब अगर पुलिस किसी को बिना वजह उठा लें? बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो परिजन सीधे अदालत जा सकते हैं। अदालत तुरंत हेबियस कॉर्पस जारी करेगी और पुलिस से कहेगी कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। अगर गिरफ्तारी अवैध हुई तो उसे तुरंत छोड़ना होगा। वाह, ये तो सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ बहुत बड़ी ढाल है। और परमादेश क्या होता है? परमादेश या मैंडेमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम करने से मना कर दे तो अदालत उसे वो काम करने का सीधा आदेश दे सकती है। इन उदाहरणों से ये भारी शब्द एकदम आसान हो गए। अब हम हाईकोर्ट के उस बॉस वाले स्वरूप से बाहर आते हैं और थोड़ी जमीनी हकीकत की तरफ चलते हैं। मतलब अधीनस्थ न्यायालयों की तरफ? हाँ, क्योंकि आम इंसान का असल में कानून से पहला आमना सामना जिला अदालत में ही होता है। नोट्स के अंत में अनुच्छेद 233 से 237 तक इसका ढांचा दिया गया है। मुझे एक चीज ने बहुत ध्यान खींचा। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जिला जजों के मामले में ये शक्ति राज्यपाल के पास आ जाती है। जी, अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग और पदोन्नति राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, वो अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर कैसे होता है? उन्हें ये पूरी प्रक्रिया राज्य के हाईकोर्ट के परामर्श से ही करनी होती है। हाईकोर्ट उम्मीदवारों की क्षमता और ज्ञान का आकलन करके ही राज्यपाल को सिफारिश भेजता है। मतलब हाईकोर्ट एक रीजनल हेडक्वार्टर हैं और जिला अदालतें वो लोकल ब्रांच हैं, और इन लोकल ब्रांच के जो मैनेजर हैं यानी जिला जज, उनके लिए 7 साल का विधिक अनुभव अनिवार्य रखा गया है। हाँ, और ये 7 साल का कड़ा नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि न्याय देना केवल किताबों से कानून पढ़कर नहीं आता। 7 साल की वकालत में इंसान पुलिस का काम, गवाहों का व्यवहार और जमीनी हकीकत को समझता है। बिल्कुल, अदालती दावपेचों की वो समझ किताबों में नहीं मिलती। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने 1861 के ब्रिटिश दौर से लेकर आज के 25 उच्च न्यायालयों तक का सफर तय किया है। और हमने ये भी समझा कि कोलिजियम प्रणाली कैसे काम करती है, 6 साल या 62 साल उम्र का क्या मतलब है, और अनुच्छेद 226 और 332 के बीच रिट शक्तियों का कितना दिलचस्प अंतर है। सही बात है। वैगले एकेडमी के जिन नोट्स से हमने ये चर्चा शुरू की थी, वे भले ही यूपीएसआई और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हों, लेकिन ये जानकारी हर नागरिक के लिए जरूरी है ताकि वे समझ सकें कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाना है। जी बिल्कुल। जब इंसान को कानून की समझ होती है तो वो व्यवस्था के सामने खुद को बेबस महसूस नहीं करता। एकदम सही बात है। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के सामने एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूं, जो इन्हीं अनुच्छेदों के जाल से निकल कर आता है। बताइए, कैसा सवाल? देखिए, हमने देखा कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी तो कर सकता है, लेकिन ये उसका विवेकाधिकार है। वो चाहे तो मना भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल मना कर सकता है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, लेकिन वो केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है। तो अब कल्पना कीजिए, अगर किसी नागरिक का कोई बहुत महत्वपूर्ण सामान्य कानूनी अधिकार छिन जाता है, जो मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, वो हाईकोर्ट जाता है, पर हाईकोर्ट अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके रिट जारी करने से इनकार कर देता है। अब वो इंसान सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत उस मामले को सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो मौलिक अधिकार नहीं है। ओहो, ये तो एक बहुत बड़ी दुविधा है। यही तो
तो क्या हमारे सामान्य कानूनी अधिकारों की सुरक्षा में ये एक ऐसी खाई है जिसके बारे में हमें और गहराई से सोचना चाहिए? क्या इस विशेष परिस्थिति में हमारे कानूनी अधिकार सच में सुरक्षित हैं? ये सच में एक ऐसा धुंधला कोना है जिस पर लंबी बहस हो सकती है। बिल्कुल, कानून और अधिकारों की इस पहेली पर विचार जरूर करें। व्यवस्था को गहराई से समझना ही उसे बेहतर बनाने की पहली सीढ़ी है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।